जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 26 फरवरी 2024 का जो कि फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है और हम सभी शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं अपने इस खास वीडियो में। ठीक है, इसके पहले मैंने कई सारे और वीडियो डाल रखे हैं जिनमें आपने देखा है कि हमने उसमें 20 तारीख का, 21 तारीख का और 23 तारीख का जो भी जीके क्वेश्चन आए हैं जीडी के एग्जाम में वो हमने सभी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आपके सामने चलिए लेते हैं क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर बेस होते हैं और ये 2024 का ही देखो पेपर अभी चल रहा है, उसी के एनालाइज अपन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित शिव कुमार शर्मा, तो आपको जैसे कि पता है पंडित शिव कुमार शर्मा जो है एक संतूर वादक है जो कि 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 2001 ईस्वी में इनको देखिए 1986 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 और 2001 में इनको पद्म श्री और पद्म भूषण, 1991 में पद्म श्री और 2001 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, जो कि हम जानते हैं कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नीचा होता है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण। ठीक है, ये अवार्ड मिले हैं किनको, पंडित शिव कुमार शर्मा को। इतना याद रखें कि ये संतूर वादक हैं। ठीक है, भारत का चौथा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम आपको पता होना चाहिए केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। कथकली भी अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको वो भी याद रखना है, कथकली कहाँ का है, केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 12 मेहर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है। तो 12 मेहर की जो पंच सिद्धांतिका है इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। यह पंच सिद्धांतिका कुल ग्रंथ इसमें 18 अध्यायों में विभक्त है। पंच सिद्धांतिका जो है ये 18 अध्यायों में विभक्त मतलब बांटी गई है। क्वेश्चन 4 आपके सामने, महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है इनको, भारत के अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, महान्यायवादी को। और महाधिवक्ता कहाँ के लिए होते हैं, हमारे राज्य के लिए। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक धारण रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक ये अपने पद पर बराबर असीम रहेंगे। 5वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में हम जानते हैं 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। यात्रा की बात करते हैं तो किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है यात्रा। अब यात्रा देखिए, धनु यात्रा वगैरह आपने अगर सुना है तो उससे ही कुछ रिलेटेड है। यात्रा जो हमारी है जैसे कि यात्रा हुआ, गंभीरा हुआ, थाली हुआ, यात्रा हुआ, ये सब पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कहाँ की, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की देखने को मिलेगी आपको। अगला देखिए, इसी के साथ साथ है डंडा यात्रा। ये डंडा यात्रा जो है ना, अब देखो यात्रा तो पश्चिम बंगाल की थी लेकिन डंडा यात्रा जो है वो हमारे उड़ीसा में किए जाने वाला भारत का एक प्राचीन नृत्य है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था। देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया फिर से। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में गोल्ड मेडल किस में जीता था, 10 मीटर एयर राइफल में। इस स्पर्धा में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था किसने, अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कौन, हमारे अभिनव बिंद्रा जी। 8वां क्वेश्चन, अप्रैल 1929 में, कब 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका था। तो अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हमारे दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा जो कि वर्तमान में संसद भवन है इसमें ही बम फेंका था किसने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो डूरंड कप आपको पता होना चाहिए फुटबॉल से संबंधित है। टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी डूरंड कप की। डूरंड कप याद रखेंगे किससे संबंधित है, फुटबॉल से। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आइए, रोवर्स कप। तो आपने देखो कुछ और दिया गया है हमें, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी कप और सुब्रतो कप, डूरंड कप, आस्तोस कप, मर्डेका कप, ये सब किससे संबंधित है, फुटबॉल से ही संबंधित हैं जितने भी आपके सामने दिए गए हैं। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी कप, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आस्तोस कप, मर्डेका कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। 10वां, 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासियों की सूची में किस पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया है। तो 2023 की जो हमारे
ग्रेट इमिग्रेशन प्रवासियों की सूची जो बनाई गई है उसमें अजय बांगा को कार्नेली ऑपरेशन और न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई इस वर्ष की महान प्रवासियों की सूची में भारत शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं, वो कौन है? हमारे अजय बांगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में देखो पूछा गया है, आइए जानते हैं हम इसके बारे में। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। इन्होंने 1869 में जो कि प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि इसमें देखो दिया गया इसके बारे में कि आवर्त सारणी जो हमारी है जो परमाणु संख्या पर आधारित है, कौन? आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो प्रतिपादन किसने किया था? मोजले भाई साहब ने किया था। किसने? मोजले ने, याद रखेंगे इतना आप। आइए हम बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। देखो बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है? तो बेरोजगारी दर मापने के लिए क्या करते हैं कि बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रमिक बल गुणा 100 का गुणा करेंगे उसमें, तो हमें क्या निकल आएगी? बेरोजगारी की दर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक, कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। इतना याद रखेंगे आप, 4 जुलाई 1935 को। और एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के जो कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया 2023 में अक्टूबर में? तो ये हमारे हैं मुनीश कपूर। कौन है भैया? मुनीश कपूर को आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन इसी में और रिलेटेड है। इसकी स्थापना देखो 1 अप्रैल 1935 को, अच्छा मैंने 4 जुलाई बता दी, गलत कर दिया वहाँ पर। 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में महाराष्ट्र में हुई थी, याद रखेंगे आप। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन, मतलब राष्ट्रीयकरण, 1949। क्वेश्चन 14 आपके सामने है कि 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, इसकी सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, बाद में हुआ क्या कि आपका जो 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, ये 202 नहीं 2002 का है, इसमें संशोधन करके अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन 15 आपके सामने 2023 में जो गृहलक्ष्मी योजना है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो गृहलक्ष्मी योजना आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या हरियाणा। तो गृहलक्ष्मी योजना जो है 2023 में ये हमारे कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किया गया था, तो कर्नाटक सरकार आप यहाँ पर टिक करेंगे। और देखो आने वाली जितनी शिफ्टें हैं उनमें ऐसे सवाल हमें देखने को मिलेंगे अभी भी। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो संदीप कुमार का संबंध जो है वो ट्रैक एंड फील्ड से है, मतलब रेस वॉकिंग से। संदीप कुमार का संबंध, करंट अफेयर्स का सवाल है, संदीप कुमार का संबंध जो है ट्रैक एंड फील्ड रेस वॉकिंग से है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसी के बारे में दिया गया है कि बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संदीप कुमार ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 38 घंटे 49 मिनट और 21 सेकंड करते हुए पुरुषों की 10,000 मीटर रेस, ये 38 मिनट है आई थिंक, 10,000 मीटर रेस, हाँ नहीं सही है बिल्कुल, 38 मिनट ही होगा, 38 मिनट 49 सेकंड 21 सेकंड, है ना। बॉब में कांस्य पदक जीत लिया था, किसने भैया? ये संदीप कुमार जी ने। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा भैया? खमती जनजाति के लोग द्वारा मनाया जाता है, तो वो हमारा संकीर्ण त्योहार है। कौन सा? संकीर्ण त्योहार अरुणाचल जनजाति के खमती जनजाति लोग मनाते हैं संकीर्ण त्योहार को। उससे रिलेटेड कुछ और दिया गया, देखो सोलंग फेस्टिवल जो है ये आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कृषि आधारित उत्सव है, सोलंग फेस्टिवल। तोरंग की बात करते हैं तो ये मोनपा समुदाय द्वारा नव वर्ष की शुभकामनाओं का आगमन के लिए मनाया जाता है तोरंग त्योहार। द्रि उत्सव ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पहले भी आया है द्रि उत्सव। तो ये आपातानी जनजातियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है द्रि उत्सव। अगले देखते हैं कि चलो लोकू जो है वो नोक्टे जनजाति का रंगारंग कृषि उत्सव कार्यक्रम है, चलो लोकू।
नेक्स्ट है लोसर महोत्सव। कौन सा? लोसर फेस्टिवल। यह त्योहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। लोसांग अगर आ जाए तो लोसांग सिक्किम का होता है। अगला है बुरी बूट। तो बुरी बूट जो है वो न्यासी जनजाति द्वारा आयोजित एक बसंत उत्सव है। ये बुरी बूट मनाते हैं इसमें। चलिए अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो इनका 28 सितंबर 2023 को भारत में जो एम.एस. स्वामीनाथन है हमारे हरित क्रांति के जनक, विश्व में अगर देखा जाए तो ये कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ये पूरे वर्ल्ड में है, विश्व में। ठीक है, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, इनका निधन 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में हो गया है। भारत सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन को पद्म श्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में और भारत रत्न इनको 2024 में देने के लिए कहा है। ठीक है, मरणोपरांत देंगे 2024 में दे रहे तो। ठीक, तो याद रखेंगे 28 सितंबर 2023 को इनकी 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसका? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरा से क्या आशय है? पूछा गया। देखो कि इस खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक उड़ाना, किसी का हंसी उड़ाना, वो सब है। जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा जटिल का? तो जटिल का उल्टा क्या होता है? सरल। सरल ये दिया गया है नीचे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है संगठन का शब्द विलोम। विलोम शब्द क्या होगा संगठन का? विघटन। संगठन मतलब जुड़ा होना, खूब सारे लोगों का ग्रुप, और विघटन मतलब अलग अलग होना। आपे से बाहर होना मुहावरा का अर्थ क्या है? अपने आप पर नियंत्रण खो देना, नियंत्रण खो देना। क्योंकि आप जानते हैं देखो जेडीए में हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शनल होते हैं, या तो आप इंग्लिश लीजिए या फिर हिंदी लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी लेते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश में कहीं ना कहीं वीकनेस है, इसलिए, है ना। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश लेते हैं। तो आपे से बाहर होना का मुहावरा है अपने आप पर नियंत्रण खो देना। नेक्स्ट है ग्रहणी तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ग्रहणी का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द जो होगा वो होगा घरनी। क्या होगा? घरनी। वस्त्र पर्यायवाची शब्द है। क्या है वस्त्र पर्यायवाची? अंबर, पट, पोशाक, लिबास, दुकूल, परिधान, चीर, बसन, वस्त्र, आच्छादन, असंग, अंशुक और पहरावा। ये सब वस्त्र के पर्यायवाची दिए गए हैं आपको। अब इसमें से जो भी आपके एग्जाम में आया आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पवन के पर्यायवाची शब्द देखो पूछे गए हैं। पवन के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? हवा, वायु, प्राणवायु, जलनायक, वायुमंडल, पवनमय, मरुत, जल तत्पर, हवाई, वायुदूत, शीतल, ये सब पवन के पर्यायवाची हैं। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट के देखो पेपर कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में है। तो कंबाला जो है नृत्य कहाँ का है? जलीकट्टू देखो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का है और कंबाला हमारा कर्नाटक का है। तो दोनों याद रखना है कि जलीकट्टू आपका कर्नाटक का है और कंबाला कर्नाटक। जलीकट्टू तमिलनाडु का है और कंबाला कर्नाटक का है डांस। ठीक, ये मनाया जाता है उत्सव। मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत दोस्तों इस समय 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, मनरेगा कब से लागू हुआ था? आइए जान लेते हैं कि यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ तथा इसको लागू होने का समय स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश के बादाबारी जिले का आनंदपुर गांव था। ठीक है, वहां से मनरेगा शुरू हुआ था। अगर देखिए इसमें और कुछ दिया गया थोड़ा कि यदि परीक्षा में यह पूछा जाए कि एक्ट कब पास हुआ, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे सितंबर 2005 में मनरेगा जो है वो पास हुआ था। ठीक है, और अगर प्रश्न ये है कि मनरेगा कब से लागू हुआ, तो अब एक्ट देखो पूछा गया 2005 में और लागू कब से हुआ? 2 फरवरी 2006 से इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जानते थे। ठीक, अब मूल रूप से यह अधिनियम नरेगा के नाम से ही संसद द्वारा पारित किया गया था। मतलब पहले जो है इसको नरेगा के नाम से ही पारित किया गया था। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल ये अर्बनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फिर इसका रख दिया गया था। महात्मा गांधी नेशन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रख दिया। पहले था खाली नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। फिर उसके बाद महात्मा गांधी आगे लगा दिया गया है। परंतु अक्टूबर 2009 को नरेगा को बदलते हुए इस एक्ट का नाम महात्मा गांधी नरेगा अर्थात मनरेगा कर दिया गया। तभी से यह नरेगा के स्थान पर मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। बदला 2 अक्टूबर 2009 को। एक्ट कब बना? 2005 में। लागू कब किया गया? 2 फरवरी 2006 को। और फिर इस नरेगा को मनरेगा कब बनाया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। आइए मनरेगा का विस्तार
मनरेगा कानून शुरुआती चरण में 200 जिलों में लागू किया गया, लेकिन अप्रैल 2008 से इसे संपूर्ण भारत के सभी जिलों में यह कार्यक्रम लागू हो चुका है या किया जा चुका है। अगला है कि ब्रह्मोत्सव जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो ब्रह्मोत्सव आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह आपकी भरतनाट्यम और ओडिसी डांस की प्रतिपादक हैं। 1992 में उन्हें पद्म भूषण पाने वाली वह सबसे कम उम्र की वाली प्राप्तकर्ता थी सोनल मानसिंह। कब मिला? 1992 में पद्म भूषण को अवार्ड मिला है सोनल मानसिंह को। किस नृत्य किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी डांसेस से है। 2003 में सोनल को पद्म विभूषण से सम्मानित 2003 में जो है सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ऐसा सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई थी। मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भाकर देखो निशानेबाज से संबंधित है और तेजिंदर पाल तूर सिंह जो है जो एथलीट से संबंधित है ना। याद रखेंगे, मनु भाकर निशानेबाजी, तेजिंदर पाल तूर एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो एवरीवन नो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। और जबकि साइना नेहवाल पूछा जाए आपसे तो वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, तो साइना मिर्जा जो है लॉन टेनिस से संबंधित हैं। रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस ये सभी लॉन टेनिस से हैं। मनिका बत्रा हुई है ना। आगे वह एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन? सानिया मिर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो एल सुब्रमण्यम। अब जो ऑप्शन में दिए जाए उनमें से टिक लगाना था। तो एल सुब्रमण्यम जो है हमारे एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितनी? 94% साक्षरता दर है कहाँ की? केरल की 94.06% है। जबकि अगर आप लक्षद्वीप की बात करेंगे तो वहाँ की 94.11% है। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप एक यूटी में आ जाता है, इसलिए हम एक ऐसी भी एनी स्टेट की बात करेंगे तो हमारा केरल नंबर 1 पे होता है। भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो लक्षद्वीप की है 94.11%। ठीक है, ये है लक्षद्वीप की क्या साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9वां, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 123 है। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद दो पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956-1961 थी। ये महान लोबेस सिद्धांत पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 1961 से 1966 तक आपकी चली थी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन आ गया था, 1-1 साल की उन्होंने 3 योजना चलाई थी। फिर 67, 68, 69 में, फिर 69 से 74 तक चली थी। उसके बाद 74 से फिर 78 तक अगली जो चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये खाली 4 साल ही तक चली थी। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय की बात है। तो अगला आगे लिखा है, किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया? सरकार ने तीसरी और चौथी, अब देखो तीसरी यहाँ पर है, इसके बाद 1-1 साल के वो 3 प्लान लाए थे, फिर चौथी आई थी। तो इसमें ही उन्होंने क्या है कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया था। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ। योजना अवकाश का मुख्य कारण 1962 के बीच जो चीन युद्ध हुआ था, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, संस्थानों की कमी और बढ़ती महंगाई थी, इसलिए हमें इसको हटाना पड़ा। अगला आपके सामने है कि देवदासीय नृत्य किस नृत्य को कहते हैं? तो भरतनाट्यम को हम देवदासीय नृत्य कहते हैं। 106वां संविधान संशोधन जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 से संबंधित है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो संविधान 128 संशोधन विधेयक 2023, यह कानून महिलाओं के लिए सीधे निर्वाचित लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आवंटित करने का प्रावधान करता है। कितनी? 33% सीटें आवंटित करने का प्रावधान करता है। 22 सितंबर 2023 को लोकसभा ने विधेयक को पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोटों के साथ पारित कर दिया गया था। 21 सितंबर 2023 को लोकसभा ने विधेयक के पक्ष में 214 वोटों के
साथ सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 सितंबर 2023 तक को विधेयक पर हस्ताक्षर किए। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब? 28 सितंबर 2023 को विधेयक पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, जो कि महिलाओं से संबंधित था, एक जिसमें 1/3 उनको आरक्षण था, 33%। नेक्स्ट है कि मुद्रा करेंसी की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो ये किसी समय विशेष में किसी देश के प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण जो थे रायजादा। भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अगला आपके सामने है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, ये 3 भाग मिलेंगे आपको प्रागैतिहासिक काल के देखने के। क्वेश्चन 16 आपके सामने है कि 2024 के लिए चुनाव आयोग को के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? तो 2024 के लिए चुनाव आयोग जो हमारे चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन बनाया है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। भारत निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाने की घोषणा की है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 324 से 329 आर्टिकल में देखने को मिलता है हमारे भारत के चुनाव। ठीक है, ये चलिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष 1857 में लड़ा गया था। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम जो संघर्ष 1857 में तो लड़ा गया था और सिपाही विद्रोह के नाम से इसको हम जानते हैं। कायर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो कायर का तत्सम होगा कातर। परस्पर शब्द शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। देखो ये अशुद्ध है। धन का विलोम ऋण होता है, शुल्क का विलोम निःशुल्क होता है। शुल्क मतलब जिसमें आप फीस दें, निःशुल्क मतलब फ्री में। आंख बंद कर लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक आंख से देखना। ठीक है, किसी गलत काम को होते हुए देखकर भी ना देखना, फलतः उसे रोकने का प्रयास ना करना, ये होता है आंख बंद कर लेना। ठीक, सबको बराबर समझना। एक आंख से देखने का मतलब है सबको बराबर समझना। सिर पर ठीकरा फोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी की बात बिगाड़ जाने का दोष देना, किसी की बात बिगड़ जाने का दोष देना, यह है सिर पर ठीकरा फेरना। शीघ्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शीघ्र का पर्यायवाची शब्द है क्षिप्र, तीव्र, द्रुत, तुरंत और तेज। आदर का पर्यायवाची शब्द है समादर, सत्कार, सम्मान, इज्जत, कद्र, पूज्य भाव, प्रतिष्ठा, ये सब आदर का पर्यायवाची है। अब हमारे सामने आ गए हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम आइए, थर्ड शिफ्ट का देखो पहला क्वेश्चन ये रहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो ये हमारा मूल अधिकार है। अब देखिए, संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, आप सभी इस चीज को जानते हैं अच्छे से। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधीन अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड देखो थर्ड शिफ्ट का है कि 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता हमारा कौन है? भारत है। 2023 में जो है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 आईसीसी 19 महिला T20 विश्व कप जीता था। किसने? भारत ने। भारत ने पहले आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में इंग्लैंड को हराया और भारत ने इंग्लैंड को मात्र 68 रन पर आउट कर दिया और 7 विकेट से जीत हासिल की। अगला क्वेश्चन है कि मेरे सपनों की रानी जो गाना है ये किसने गाया था? ये देखो ये भी आ गया है, तो ये किशोर कुमार जी के द्वारा गाया हुआ था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हमारी, आपको सबको पता है कि 1951 से कब तक चली थी? ये 1956 तक, 5 साल तक। ठीक है, तो ये किस पर आधारित थी? आपकी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो महान लोवेस के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, आपको जैसे कि पता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
कब से कब तक? 1951 से लेकर 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। RRTS में टी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम पूरा हम देख लेते हैं RRTS का। तो RRTS का फुल नेम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आपके RRTS का पूरा नाम है। भारत में नई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है ट्रेनों को नमो भारत कहा जाता है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, नमो भारत कहा जाता है, इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों और कस्बों को जोड़ने वाली एक उच्च आवृत्ति वाली रेल आधारित परागमन प्रणाली है। कौन? RRTS। अगला आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? तो बिस्मिल्लाह खां आपके एक शहनाई वादक हैं। कौन है? ये एक शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 1916 से 2006 तक ये जो इनका मतलब पूरा काल रहा है। असली नाम इनका कमरुद्दीन खान था। एक भारतीय संगीतकार थे जिनको शहनाई की लोकप्रियता के लिए उन्हें जाना जाता था। शहनाई एक संगीत वाद्य यंत्र है जो कि नफीरी है, ओबे जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में आम है के समान है। कौन? शहनाई। अगला क्वेश्चन है कि 7वां राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है या किसे प्रदान किया गया है? 2022 का राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार तो ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 का अपर्णा सतीशन को। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हैं कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए किसको? अपर्णा सतीशन को प्रदान किया गया है। तो अपर्णा सतीशन किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य भारतीय नृत्य शैली का है जो कि कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। यह अपनी सुंदर चाल, जटिल फुटवर्क और अभिव्यंजक चेहरों के भाव के लिए जाना जाता है। हमारा कुचिपुड़ी नृत्य। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसको मिला है? अपर्णा सतीशन को। वही रिपीट हो गया है। अरुण मिश्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे आप, अरुण मिश्रा मुक्केबाजी से संबंधित हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन लिया गया है। अरुण मिश्रा एक महिला भारतीय मुक्केबाज हैं। देखिए नाम है अरुण मिश्रा और है कौन? महिला मुक्केबाज। तो ये बड़ा कंफ्यूजन भैया हो गया, महिला। ठीक है, ये महिला अरुण मिश्रा है। ऐसे नाम क्यों रखते हैं? अरुणा मिश्रा भैया, अरुणा मिश्रा है तो सही रखा है। अरे हम अरुण पढ़ रहे हैं इसको। देखिए ऊपर अरुण है, नीचे अरुणा है। अरुणा है तो फिर ये अरुण नहीं होगा। यहाँ पर भी आप डंडा लगा लीजिए। एक डंडे ने पूरा काम खत्म कर दिया उसका। उसने 2003 एशियाई चैंपियनशिप, 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियनशिप और 2011 में विश्व पुलिस और फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीते। किसने? अरुणा मिश्रा ने। वह जमशेदपुर झारखंड की रहने वाली है। अरुणा नाम है, अरुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में है ना, ये वर्ग है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इतने क्षेत्र में कितने लोग रहते होंगे? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में रहते हैं। उच्चतम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो देशों में से एक है भारत हमारा। यह प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व माना जाता है। दुनिया भर में औसत जनसंख्या घनत्व जो है 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और हमारे भारत में जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम रहते हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। वॉलीबॉल में स्कोर 14 में से 14 जो है 5वें सेट में बराबर हो गया तो टीम को जीतने के लिए लगातार कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो उन्हें 2 अंकों की आवश्यकता होगी वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखेंगे 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6। एक गेम में 5 सेट होते हैं। पहले 4 सेटों में 25 अंक होते हैं। अगर पहले 2 सेटों में स्कोर 2-2 से बराबर है तो 5वां सेट 15 अंकों का होता है। हर रैली टूटने के बाद 1 अंक मिलता है जिसे इसके खाते में अंक जाता है, वही टीम सर्व करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा एक कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। संविधान के किस में दिया गया? भाग 3 में। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान का एक मूल अधिकार है। इसकी जो 19, 20, 21 और 22 क्रमांक की जो धारा है, नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में भाग 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लैमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लैमिंगो आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है, फ्लैमिंगो त्योहार। तो फ्लैमिंगो त्योहार ये पक्षी के ऊपर मनाया जाता है एक्चुअली में। तो फ्लैमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के झील के शहर है ना, झील के निकट कोई शहर है जो नेल्लोर है, तो सुल्लू रुपेता में मनाया जाता है। इस त्योहार में नाव दौड़, प्रियदर्शनों प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के झील के शहर सुल्लू रुपेता में मनाया जाता है और नाव दौड़ और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। राजहंस जो होता है हमारा, उसी को बोलते हैं फ्लेमिंगो पक्षी, हर साल पुलिकट झील में आते हैं। ठीक उसी के नाम पर ही यहाँ पर फ्लेमिंगो फेस्टिवल लगा है। फ्लेमिंगो महोत्सव हर 10 साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, क्योंकि अब वो टूरिज्म का जरिया बन चुका है उनकी कमाई का। अगला क्वेश्चन 14वां आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है वो 82.14% है, जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% है। ये महिला साक्षरता दर है भारत की। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर जो है तात्पर्य है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु जनसंख्या में साक्षर पुरुषों के प्रतिशत से है, कि जो बच्चे 7 साल या उससे अधिक हैं उन सबको साक्षर और पढ़ लिख सकते हैं, उन सबको साक्षर के रूप में रखा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 82.14% है। देश में साक्षरता जो है बढ़ोतरी हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार। एस ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो रुबेडियम, जो भी ऑप्शन दिए हुए उसमें एस ब्लॉक के तत्व हैं। आइए हम सभी जान लेते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से आते हैं। आवर्त सारणी में समूह 1 के तत्व क्षार धातु हैं। ये हैं आपके फ्रेंसियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबेडियम। ठीक है, ये धातुएं अधिक अविक्रियाशील होती हैं क्योंकि उनके बाहरी ऊर्जा स्तर में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह जो संघ है 1961 के संस्थापक कौन थे? तो विधवा पुनर्विवाह संघ के 1961 के संस्थापक थे हमारे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे ये, तो राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु गोविंद रनाडे। आत्माराम पांडुरंग एक समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान और भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कार्य किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। अगला है कि उन्होंने 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये भी आया, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। राजा राम मोहन राय एक प्रमुख समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1875 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किए और महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। 17वां क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 169 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो बीच में दिए गए क्वेश्चन, इनको भी आप रिवाइज कर लेना। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है इस समय? रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हमारे रघुवर दास हैं। भारतीय राज्य उड़ीसा राज्य के प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व हैं। राज्य स्तर पर राज्यपालों के पास केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के समान ही शक्तियां और कार्य हैं। 19 अक्टूबर 2023 से वर्तमान पदाधिकारी जो है वो रघुवर दास हैं, कहाँ के? उड़ीसा के राज्यपाल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल की नहीं होती, ये जीवन पर्यंत तक काम करते हैं राष्ट्रपति के अनुकंपा पर। विनिमय मुद्रा का विस्तार रूप बताओ क्या होता है? तो मुद्रा विनिमय बिना तैयारी के व्युत्पन्न है एवं ब्याज दर विनिमय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। हालांकि ब्याज दर विनिमय के विपरीत मुद्रा विनिमय में मूलधन का विनिमय शामिल हो सकता है। सबसे सरल मुद्रा विनिमय संरचना केवल मूलधन का प्रतिपक्ष के साथ इस समय स्वीकृत दर पर भविष्य में किसी निश्चित समय में विनिमय करना है। छाया का विलोम शब्द क्या है? धूप। छाया का विलोम शब्द धूप है। कोई हिंदी के शब्द आ गए। खाली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रिक्त, रीता, खोखला, सार, छूछा, सूना, निस्सार, रहित, ये सब खाली के पर्यायवाची शब्द है।
अगला है कि निंदा का विलोम शब्द स्तुति है, ये क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। और अगला है कि रंग का शुद्ध वर्तनी क्या है, रंग, ये है। अब हम देखते हैं दोस्तों 26 जनवरी के फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने देखो कहा आपसे कि चारों शिफ्ट के क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी वीडियो में, वही सब कर रहे हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु आपकी होना चाहिए। भारत की राष्ट्रपति को बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे पास कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। अब आप समझ लीजिए जैसे प्रधानमंत्री 25 सालों बन जाएंगे। सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी थे, भारत में 35 साल के थे ये सिर्फ मात्र, और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों, 30 वर्ष है। चलिए अप्लाई करते हैं राज्यसभा के कोई ऐसे फॉर्म हम निकले तो राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। राज्यसभा का अनुच्छेद जो है 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता प्रदान करता है, 84। राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से योग्यताएं होनी चाहिए। अब देखो क्या क्या है उनके बारे में जानते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, चुनाव आयोग द्वारा उस व्यक्ति को अधिकृत करने से पहले किसी व्यक्ति को तीसरी अनुसूची के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या पुष्टि करनी चाहिए। नेक्स्ट के फेमिना मिस इंडिया पर 2023 कौन है, तो ये नंदिनी गुप्ता है, राजस्थान से हैं नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 फेमिना मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता का 59वां संस्करण था, और 2 साल के अंतराल के बाद 15 अप्रैल 2023 को इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया बट 2023 का ताज पहनाया गया था, ठीक है। यही जो लिखा है नीचे भी है। अगला है कि बासिंग सोडा में कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो बासिंग सोडा में सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये मिलाया जाता है। इसका पूरा सूत्र क्या होता है बासिंग सोडा का, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड 10H2O। दिस इज बासिंग सोडा। बासिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O इसमें और लगा देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब होते हैं। कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किसको हराया है, तो भारत ने किर्गिस्तान को कुश्ती चैंपियनशिप में हराया है। अब ये देखो 13 अप्रैल हराया है किर्गिस्तान को। अमन सहरावत 2022 में कांस्य पदक जीतने वाले किर्गिस्तान के अलमाज समन बेकोव को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसने, अमन सहरावत ने। सहरावत ने किर्गिस्तान के अलमाज समन बेकाव को 9-4 स्कोर से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि जातिगत जो जनगणना है कब शुरू की गई थी, जातिगत जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। भारत में 1872 में ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार जनगणना की शुरुआत की। 1872 से लेकर 1931 तक जितनी जनगणना हुई उसमें जाति और आंकड़े भी दिए गए। आज़ादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई तो जिसमें जातिगत आंकड़ों को सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भरता जो है पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978 तक। देखिए मात्र 4 साल तक चली है ये। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है कि विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित हैं, तो विकास कृष्ण यादव आपके बॉक्सिंग से संबंधित हैं। बॉक्सिंग संविधान में भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये आप देख रहे हैं लिखा है, जो कि शिक्षा का अवसर है उससे संबंधित है। 6 से 14 साल के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। भारत किस देश के साथ सबसे पहली लंबी सीमा साझा करता है, तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जबकि सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब ये देखो भारत जो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल ये सभी राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देश देखो कौन दिए गए हैं, बांग्लादेश है 4096.7 किलोमीटर, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान,
भूटान और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, मतलब सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान। टोटल भारत के साथ 15,106.7 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है भिन्न देशों के साथ में। भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे किसका हाथ था? तो जेम्स अगस्टा हिक्की जो थे। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टा हिक्की के द्वारा स्थापित किया गया था। जेम्स अगस्टस हिक्की एक आयरिश व्यक्ति थे जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान 1780 में अखबार शुरू किया था। द बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास हटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला है कि बस्तर दशहरा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बस्तर आपको पता है छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिलता है, ये तो छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाएगा। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो मध्य भारत में स्थित है। यह त्यौहार 75 दिनों तक मनाया जाता है। अपने अनोखे रीति रिवाज और परंपराओं के लिए जाना जाता है। 2023 में जो कबड्डी वर्ल्ड कप भारत किस देश को हरा कर जीता है? तो आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, करंट अफेयर्स का है। देखो, ईरान को हराकर भारत जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14वां आपके सामने कि पहला हॉकी विश्व कप 1971 किसने जीता? पाकिस्तान ने। पहला हॉकी विश्व कप 1971 बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था और जिस विजेता पाकिस्तान था। हॉकी ने भारत में अब तक सिर्फ एक ही विश्व कप जीता है। 1975 में मलेशिया में आयोजित हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान को हराकर भारत ने अपना पहला हॉकी विश्व कप जीता था। कब? 1975 में। जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही राष्ट्रीय खेल हॉकी हैं। लोहे युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो लोहे युग को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, प्राचीन लोहे युग, मध्य लोहे युग और नवीन लोहे युग, इस प्रकार से। निम्नलिखित में से बैडमिंटन से संबंधित कौन है? तो प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी प्रकाश पादुकोण है। प्रकाश पादुकोण एक पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 1990 में विश्व नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया था बैडमिंटन में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 कब लागू हुआ था? तो ये 1977 में 51 लागू हुआ। अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था इसे, और 18 दिसंबर 1976 को संसद द्वारा पारित किया गया और 3 जनवरी 1977 को लागू कर दिया गया था। कौन? हमारा अनुच्छेद 51A। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं? तो अली अहमद हुसैन खान, अनंत लाल, पंडित दयाशंकर, पंडित राम सहाय, ये सभी शहनाई वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव गांव बिहार में हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बहुत कम उम्र में अपने पिता पैगंबर बख्श खान के साथ बनारस में बस गए थे। बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार द्वारा 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां को, जो कि एक शहनाई वादक हैं। भरतनाट्यम किस शैली में किया जाता है? तो ये आपका मलतूर शैली, पंडलपुर शैली, अभिनय कला क्षेत्र शैली, तंजौर शैली, बजू स्टाइल शैली और मैसूर शैली, कलामंडलम शैली। भरतनाट्यम की 7 शैलियां हैं जो कि देखो मैंने अभी ऊपर बताई हैं, वही सब हैं। दंत चिकित्सक किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। देखो, दंत चिकित्सक संबंधित है। ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो दंत चिकित्सक होते हैं, ईएनटी वाले, अवतल लेंस का। गोत्र का तद्भव शब्द क्या है? गोत। वह जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम। कलकल का विलोम क्या है? शांत। कलकल मतलब कोलाहल करना। हाँ, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सांत्वना का परिचय, सांत्वना का पर्यायवाची क्या होगा? आश्वासन, ठाठस, दिलासा, तसल्ली। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, डर जाना, घबरा जाना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इस लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों, चारों शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं भैया। आप जाके देखिए पूरे वीडियो को, फुल को। यू विल एंजॉय एंड यू विल लाइक दिस वीडियो। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।